हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बीए प्रोग्राम का है, विशेष रूप से एसओएल का है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है भारतीय राज्य के अध्ययन। हम इसको एक ही चीज़ कहेंगे, जैसे राज्य का अध्ययन हो गया या फिर इसके विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके उदारवादी, मार्क्सवादी या फिर गांधीवादी। तो इसको हम भारतीय राज्य के अध्ययन कह सकते हैं या फिर राज्य का स्वरूप। दोनों चीज़ सेम ही है, नाम सिर्फ अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मतलब एक ही चीज़ है, ऐसे बताया मैंने, भारतीय राज्य की प्रकृति, भारतीय राज्य का स्वरूप या फिर राज्य का स्वरूप। इसमें इसका मतलब बेसिक पहले हमें जानना होगा कि बेसिक अगर हम जान लेंगे अच्छे से लिख सकते हैं पेपर में। तो वैसे क्वेश्चन बनता है इसका, तो जैसे उदारवादी क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर में, या फिर मार्क्सवादी का आ जाता है 20 नंबर में, या फिर आता है गांधीवादी का 20 नंबर में। लेकिन इसके अंदर फिलहाल हम जो है राज्य का स्वरूप और मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे। बाकी क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इस वजह से उदारवादी की और गांधीवादी की वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन पर ऊपर आई बटन में, वहाँ से जाके आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखते हैं अगर फुल वीडियो बनाने की भी कोशिश की जाएगी, अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें मतलब जैसा बताया मैंने आपको, क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ यही बनता है, उदारवादी विचारधारा क्या है, या फिर मार्क्सवादी विचारधारा, या फिर ऐसा बनता है भारतीय राज्य की प्रकृति की उदारवादी विचारधारा बताइए। तो इनमें से कोई सा भी बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों आ जाएं 20-20 नंबर में, तो 20 नंबर में बनेगा ही बनेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। होता क्या है, राज्य की प्रकृति क्या होती है या फिर राज्य का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि राज्य की प्रकृति का अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें जो है सामाजिक गठन और इसके आर्थिक आधार को भी शामिल किया जाता है, यानी कि इसका आर्थिक आधार को भी शामिल किया जाएगा और इसके सामाजिक जो समाज के अंदर जो गठन हुए उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तब समझ में हम आएगा कि राज्य का स्वरूप असल में होता क्या है। और मतलब हम इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, ये मतलब इस चीज़ के ऊपर टिका हुआ होता है कि मतलब उसमें आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर, या फिर उसकी कौन सी शक्ति प्रमुख है, उसका उत्पादन क्षमता कैसी है, उसमें राज्य का मतलब कैसा नियंत्रण है, क्या चीज़ है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, विकासवादी नीतियाँ, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके तब हमें समझ में आता है कि राज्य का प्रकृति क्या है। साथ साथ ही राज्य के विकास के प्रत्येक चरण में एक विचारधारा की प्रधानता होती है। कोई भी राज्य हो, उसके अंदर जो भी विकास हो रहा है उसमें मतलब एक न एक विचारधारा हमें ऐसी सामने देखने को मिलती है जो कि प्रधानता होती है, जो कि सामने आगे होती है सबसे, जिसे जो है शासक वर्ग की विचारधारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शासक वर्ग की विचारधारा। इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और जिससे विशिष्ट प्रकार की राजनीति जन्म लेती है। और हाँ, इसकी गाइस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट नाम मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है, अब यहाँ से जाके डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के रूप में। ठीक है, और अगर हम बात करें तृतीय विश्व देश के देशों की, जिनमें से भारत भी एक है, तृतीय विश्व युद्ध के देशों में ही भारत आता है। ये देश मतलब ऐसे हैं थोड़े जो कि आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े पिछड़े हुए हैं, इस टाइप के देश इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही इसमें राज्य की प्रकृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना जरूरी होगा। इन देशों में स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता की वास्तविकता है। प्रभुसत्ता मतलब उनका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे हम कोई नेता वगैरह चुनते हैं तो उसमें लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऐसा नहीं है, राजतंत्र नहीं है कि मतलब वो खुद ही लोग वो नेता चुन लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है भारत के अंदर। इन देशों के बारे में अगर हम आम धारणा की बात करें तो इन देशों के आम धारणा यानी आम बात जो है वो क्या है कि विदेशी शासकों से राजनीति प्राप्त हो गई हो, यानी कि जो अंग्रेज वगैरह थे, बेशक उन सब चीज़ों से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ ली, हम उन सब चीज़ों से जीत गए, परंतु उसके बाद भी जो है हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैन्य शक्ति हो गई यानी सैनिक शक्ति, ठीक है, और शैक्षणिक दृष्टिकोण यानी शिक्षा के नज़रिया, इन सब से ये देश हमारे पिछड़े हुए ही नहीं बल्कि कई कारणों से आज भी विकसित देशों पर निर्भर हैं। जैसे कि हम आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम चाइना के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बात करें हम, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र होने के बावजूद इनकी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता पर विकसित देशों ने कई प्रकार की सीमाएं लगा रखी हैं। जो विकसित देश वो होते हैं जो मतलब अच्छे खासे डेवलप है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ऐसे देश हो गए। तो ये लोग मतलब अमीर वर्ग हैं, मतलब अमीर वर्ग नहीं, अमीर देश हैं ये लोग। ये अमीर देश हैं, अपना दबाव दूसरे देशों के ऊपर बना के रखते हैं, जिससे कि
दूसरे देश इनके दबाव में बने रहे और इनका सम्मान वगैरह खरीदते रहे, जैसा कि होता भी है। मैं चाइना का एग्जाम्पल फिर देना पसंद करूँगा यहाँ पे। किसी भी राज्य का स्वरूप जो है उसकी विस्तृत यानी कि विस्तार पूर्वक व्यवस्था में निहित होता है, यानी इंक्लूड होता है। इस व्यवस्था का एक अंग वहाँ के संविधान द्वारा स्थापित अनेक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भी होता है, जैसे कि कानून बनाने की संस्था व उन्हें लागू करने की संस्था। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका न्याय दिलाती है, ऐसा पता है आपको। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम कह सकते हैं। या फिर कार्यपालिका से जुड़ी हुई नौकरशाही। नौकरशाही कौन सी होती है? नौकरशाही में वो होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जो यूपीएससी वगैरह पेपर क्रैक करके वगैरह बनते हैं, वो होते हैं नौकरशाह, ठीक है। या फिर उनके द्वारा कोई सेवा संगठन या फिर सैन्य बल या फिर पुलिस आदि, इन सब चीज़ों से ही जो है राज्य का स्वरूप हमारा बनता है या फिर सामने आता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों से ही राज्य का स्वरूप पता चलता है कैसा है। और दूसरा अंग वहाँ की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। वैसे वर्गीय संगठन, ऐतिहासिक परंपरा, इन सब के ऊपर भी ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। राल्फ के शब्दों में अगर बोला जाए, जैसे कि विचारक हैं कि राल्फ, इनके अगर विचारधारा है कुछ, मतलब इनकी वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप लिख लेंगे हाईलाइट करके तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। इनके शब्दों में अगर हम बताएं तो सरकार, प्रशासन, सेना और पुलिस या फिर न्यायालय उन्हें बनाती है, किसी राज्य का स्वरूप को बनाती है तथा उनकी व्याख्या करती है, उनको चलाती है। यानी कि प्रशासन, सरकार और विधायक सभा आदि संस्थाओं के मिलने से राज्य बनता है, ये इनका कहना है राल्फ का। इन सब चीज़ों को मिला के ही राज्य का स्वरूप बनता है, ये इनका नज़रिया है, ठीक है, दृष्टिकोण। यानी कि इन संस्थाओं में ही राज्य की शक्ति होती है, यह संस्थाएं ही राज्य का कानून बनाती है। इन कानूनों से ही राज्य को बल प्रयोग करने में कानूनी अधिकार तथा शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम बात करें अब राज्य, तो इससे मतलब हमें समझ में आता है राज्य का स्वरूप क्या है। अब आता है राज्य के विभिन्न दृष्टिकोण। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे मार्क्सवादी, उदारवादी और गांधीवादी 3 दृष्टिकोण हैं यहाँ पे, लेकिन फिलहाल इसमें हम सिर्फ मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ही पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्य की प्रकृति, मार्क्सवादी स्वरूप या फिर मार्क्सवादी विचारधारा या फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तीनों बात ये हमारी एक ही है। राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग की प्रमुखता और वर्ग संबंध के नियम में इस प्रकार बनाए गए हैं कि जिससे सामाजिक व्यवस्था बाधित ना हो। मार्क्सवादी राज्य का विश्लेषण करते समय इन मानदंडों का उपयोग करते हैं। यानी कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इसने मतलब एक तरह से स्पष्ट रूप से ये बताया है कि मतलब इसने वर्ग में विभाजन किया, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में इसने मतलब वो स्थिति सामने रखी है मार्क्सवादी ने, कार्ल मार्क्स ने। यानी कि जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग, उनके बीच की जो खाई थी, अमीर कैसे अमीर हुआ, कैसे गरीब हुआ, उन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। साथ साथ इसमें सिर्फ 5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और 5 पॉइंट के अंदर ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान पूंजीपति वर्ग के हितों का रक्षक है। यानी कि जो भारतीय संविधान है, ऐसा कहा है कार्ल मार्क्स ने, मार्क्सवादी विचारधारा ने, कि भारतीय संविधान जो है पूंजीपति वर्ग यानी जो पैसे वाले वर्ग हैं उनका रक्षक है, उनकी रक्षा करता है। क्योंकि भारतीय संविधान के इसके यानी कि मूल संविधान के भाग नंबर 3 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया था और देश के जमींदार वर्गों के हितों को सुरक्षित बनाया गया था। यानी कि भारतीय संविधान के अगर हम भाग 3 को देखें, उसमें तो यानी संपत्ति के अधिकार पे जो है जमींदार वर्ग जो है उनके हितों को सुरक्षित बनाया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ संविधान की हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से आलोचना की गई है या फिर जो है वो दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है, संविधान ऐसे वर्ग के जो समाजवादी मूल्यों की तथा समतावादी समाज की स्थापना का विरोधी है का विशिष्ट अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। विशिष्ट अधिकार मतलब होता है स्पेशल अधिकार, जो कि उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए जो है राजाओं तथा उनके पुत्र या फिर पुत्री जो भी है, उनके अधिकारों के लिए एक प्रीवी पर्स योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उसकी व्यवस्था की गई थी, उसे जो है संवैधानिक गारंटी दी गई थी, यानी कि उसे संविधान की गारंटी दी गई थी एक तरीके से। प्रीवी पर्स योजना थी क्या? इसमें जो है राजभत्ता या फिर निजी कोष या फिर संविधान के लोकतांत्रिक या राजतंत्र में राज्य के शासन और राज परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि को कहा जाता था या कहा गया था, ठीक है। यानी कि जो राज परिवार है, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनको जो है एक तरीके से धनराशि मिलती थी,
प्रीवी पर्स योजना के तहत। बल्कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि अमीरों के को मिलनी ही नहीं चाहिए, वो गरीबों को मिलनी चाहिए जो भी धनराशि मिलती है। तो इस तरह यहाँ पे मतलब देखने को मिलता है हमें कि किस तरह से प्रीवी पर्स योजना सिर्फ अमीरों के लिए दिखाई गई है और गरीबों के लिए कुछ नहीं दिखाया गया है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे इसी भेद को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, भारत के पूंजीपति, बड़े व्यापारी तथा धनिक किसान का राज्य का प्रभुत्व स्थापित है। यानी कि पूंजीपति मतलब तो वही हो गए जो अमीर वर्ग है, बड़ा, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में पैसा है, बड़े व्यापारी भी हम उनको ही कह सकते हैं। और यहाँ पे धनिक किसान का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या फिर व्यापारी हैं, उनके पास अपने ज़मीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी और वो लोग गरीबों से अपनी ज़मीन के ऊपर खेती करवाते थे, जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उनसे मजदूरी करवाते, उन्हें खेती करवाते और मशीनों से काम करवाते और जितना उनकी मेहनताना मिलता उससे भी कम देते थे। साथ साथ में इससे क्या हुआ कि मतलब गरीब लोग तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो मतलब वहीं की वहीं उनकी स्थिति रह गई। और जो अमीर लोग थे, अमीर वर्ग जो था, व्यापारी वगैरह, वो लोग और ज़्यादा दुगना चौगुना पैसा उस चीज़ में कमा गए। तो इस तरह से यहाँ पर धनिक किसान को बताया गया है। स्वतंत्र प्राप्ति के 6 दशक का आर्थिक क्षेत्र का लोखा जोखा बतलाता है कि भारत में न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि देश विदेशी का व्यापार भी बढ़ा। यानी कि अगर 6 दशक यानी 60 साल के हम आर्थिक इतिहास को देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारा भारत में उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, देश विदेशी व्यापार भी बढ़ा, लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण देश आदि का विकास भी हुआ। ठीक है, यानी कि कृषि का विकास भी हुआ, देश का विकास भी हुआ, उत्पादन क्षमता भी बढ़ी देश की 60 साल में लास्ट में। ठीक है, और संपत्ति भी बढ़ी भारत के अंदर, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय मतलब जैसे कि ये मान लीजिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, बढ़कर 15 या 20 भी हो गई, यानी कि भारत का विकास हुआ। किंतु दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें जो सामान्य वर्ग था, दुर्लभ यानी कमज़ोर वर्ग जो था, उसको इस चीज़ का लाभ नहीं मिला। यानी कि पैसा आया, सब कुछ बढ़ा, उसके बाद ये सब पैसा गया कहाँ? तो ये सीधा सीधा जाता है पूंजीपतियों की जेब में। पूंजीपति वर्ग या व्यापारी वर्ग के पास सीधा सीधा पैसा गया, यानी कि गरीब जो लोग थे उनकी स्थिति वैसी की वैसी रह गई जैसे कि पहले थी। अमीर वर्ग जो था वो और अमीर इससे हो गया। समाज का पूंजीपति वर्ग, बड़े व्यापारी तथा धनिक किसान अधिक धनी बना है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट भी किया गया है ये लाइन। जबकि निधन समाज की स्थिति उसी प्रकार दयनीय बनी हुई है। ठीक है, ये स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी बनी। निधन मतलब जो गरीब लोग थे उनकी स्थिति ऐसी की ऐसी ही रह गई जैसी पहले थी। उनके जीवन की मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। साथ साथ ही हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। तो इसमें हम मार्क्सवादी का कहना ये है कि संपूर्ण कृषि यानी जितनी भी कृषि है वो सरकार के कंट्रोल में आनी चाहिए, सरकार के नियंत्रण में आनी चाहिए। उनकी दृष्टि में जो है जमींदार वो होते हैं जिनके पास अपनी बड़े बड़े ज़्यादा ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको जमींदार हम कह सकते हैं। के समय ने दी गई क्षतिपूर्ण एवं पूंजीवादी नीति थी, यानी कि वही पैसे वाली नीति थी, जिसके कारण जमींदारों की कमर को नहीं तोड़ा जा सकता। उनकी दृष्टि से आज भी धनी किसान बड़ी मात्रा में भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर हम जमींदारों की बात करें तो जमींदार जो है खुद खेती नहीं भी करते, तो ये लोग दूसरों को खेती पट्टे पर दे देते हैं, यानी किराए पे, और उनसे किराया वसूल करते हैं। यानी एक तरह से ये बैठे हुए भी खा सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी आय कर मुक्त होने के कारण मंत्री में बड़े प्रशासन बड़े बड़े फार्म के माध्यम से आपात धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। कृषि में कर का मतलब है यहाँ पर टैक्स, यानी कृषि के ऊपर जो पहले टैक्स लगता था, जैसे हम देख सकते हैं मुगल काल ब्रिटिश काल में टैक्स लगता था जो कि गरीब किसानों को देना पड़ता था। किसानों को मतलब पूरे रूप से ही देना पड़ता था। यहाँ पे अब देश आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से टैक्स हटा दिया, पर उसका फ़ायदा जो है अमीर वर्ग लेकर चले गया। ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े फार्म लगा दिए, अपने बड़े बड़ी कंपनियाँ स्थापित कर दी, जैसे गन्ने की ही देख लीजिए, मिल लगा दी, और उनसे मतलब क्या हुआ कि अमीर वर्ग का ही फ़ायदा हुआ, गरीब का नहीं हुआ। तो पांचवा और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, भारत के संपूर्ण राजनीतिक ढांचे पर एक ही विशिष्ट वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, यानी कि अमीर वर्ग का। ठीक है, विशिष्ट वर्ग भी इसको हम कह सकते हैं, विशिष्ट मतलब स्पेशल वर्ग। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं पर जैसे संसद, मंत्रिमंडल, प्रशासन वर्ग, न्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारी आदि पर भी विशिष्ट वर्ग के ही लोगों का आधिपत्य है, यानी कि वही अमीर लोगों को हम देख सकते हैं कि मतलब कोई सा भी इसमें देख ले, संसद या मंत्रिमंडल, प्रशासन वर्ग या फिर कोई न्यायाधीश, किसी भी चीज़ को हम देख लें इसमें से, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी अमीर लोगों ने अपने कूलर टिका रखे हैं। यहाँ पे गरीब लोग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ साथ ही कार्ल मार्क्स का कहना ये भी है कि
धनी घर के लोग जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े लिखे हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अच्छी शिक्षा गेन की है, अच्छी नॉलेज उन्होंने गेन की है, और साथ साथ ही अंग्रेजी बोलने वाले युवक को ही ऊंची स्थिति तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, जाहिर सी बात है कि वो प्राइवेट होगा तो इंग्लिश मीडियम होगा, तो ऐसे व्यक्ति को ही जो है हाई लेवल पे पहुंचा सकता है। फिर जैसे कि हम बात करें अगर यूपीएससी के, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर आईएएस आईपीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इन सब में हमें अमीर वर्ग देखने को मिलता है, मध्य वर्ग या फिर गरीब वर्ग देखने को नहीं मिलता। तो ये 5 पॉइंट है, अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। बाकी वीडियो आपको समझ में पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना समझ आया हो या कुछ ना पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, बुद्धिजीवी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें इसके अंतर्गत मतलब वो आते हैं लोग जो कि इनकी विचारधारा से सहमत हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं इस तरीके से। तो कुछ शिक्षाविदों के अनुसार भारतीय राज्य के पास अपनी कोई स्वायत्तता नहीं है। अपनी स्वायत्तता का मतलब क्या है इनका, यानी कि स्वशासन का अधिकार, यानी कि ऑटोनॉमी इनके पास नहीं है भारत के पास, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। और पूरी तरह जो है धनी वर्ग के चापलूसी पर निर्भर है, यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, रणवीर सिंह नाम दिया गया है, AR देसाई और अजित राय, इन 3 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब की विचारधारा हमें देखो समान रूप से देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए रणवीर सिंह लिखते हैं कि पिछले 40 वर्षों की अर्थव्यवस्था गरीब विरोधी रही है, यानी गरीब की विरोधी रही है। तो भारतीय लोकतंत्र को भी ऐसे ही माना जा सकता है, और साथ साथ ही यह प्राचीन समय से अब तक वर्ग में विभक्त रहा है, यानी कि इनकी विचारधारा वैसे वही है जो मार्क्सवाद की विचारधारा है, पर इन्होंने थोड़े बहुत अपने वर्ड भी चेंज करे हैं, मैं भी कह सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा एक बार को, पर लेकिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा आपको जरूर लिखनी पड़ेगी। साथ साथ ही AR देसाई कहते हैं कि भारतीय राज्य पूंजीवादी राज्य है, यानी कि वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दी है, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, अब तक आ भी गई होगी। आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है PDF का, नोट्स का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।